नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और इसी के साथ आप सभी महिलाओं को आज वुमेन्स डे की भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज समझ लेते हैं भाई इस टॉपिक के बारे में कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, क्यों आईएएस ऑफिसर एक बार निशाने पर फिर से आ गए हैं। किसी ना किसी कारण आप देखोगे कि कोई ना कोई आईएएस ऑफिसर चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार सभी आईएएस ऑफिसर्स को लेकर के एक बात कही है सरकार ने। वो क्या है, क्यों ये बातें सामने निकल करके आई हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम इसमें करने वाले हैं डिस्कशन। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस अधिकारियों के आईपीएस और जो आईएफएस होते हैं इन पर अपना प्रभुत्व दिखाने जबरन, यानी कि वो क्या करते हैं कि अपनी जो सीनियरिटी है, सुपीरियरिटी है, वो आईआरएस ऑफिसर जो होते हैं, आईएफएस ऑफिसर्स जो होते हैं उन पर दिखाते रहते हैं, जो कि सही नहीं है। तो इसी को लेकर के यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है। तो ये क्या टिप्पणी हो जाती है, चलिए समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट सेज आईएएस ऑफिसर्स शो सुप्रीमेसी ओवर आईपीएस एंड आईएफएस। क्वेश्चंस उत्तराखंड कैंपा फंड यूज। अभी कैंपा फंड क्या होता है, जो कि चर्चा में आ गया है उत्तराखंड का। ठीक है, चलिए भाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईएएस अधिकारी अक्सर आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों पर वर्चस्व जताने की कोशिश करते रहते हैं। देखिए, आईएएस इज अ पोस्ट, हम जानते हैं, ठीक है। हम आईएएस को नौकरी कह ही नहीं सकते बिकॉज इट्स नॉट अ जॉब। इसको आप ये देखिए कि एक पोस्ट है, इस पर आप वर्क कर रहे हो, और जैसे ही आप उस पोस्ट पर जाते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आपका जो सामाजिक दायरा है वो तो बहुत ही ज्यादा विस्तारित हो जाता है, प्लस आपके जो नैतिक मूल्य हैं उनके साथ हमें काम करने की थोड़ी आवश्यकता होती है। वो अलग बात है कि जब हम वहां पहुंच जाते हैं तो नैतिकता को हम कुछ समय पश्चात साइड में कर देते हैं। लेकिन अब अगर आप उस ओहदे पर पहुंच करके आपके अंदर अहम या इस तरीके की चीजें आ गई हैं कि आप दूसरे ऑफिसर्स को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, देन दिस इज अ बैड। क्योंकि ये नहीं सिखाती है आपकी पोस्ट, ये नहीं सिखाते जो आईएएस की पोस्ट है वहां पर आपको ये नहीं बताया जाता है कि आपसे नीचे जितने लोग हैं आप उनको इस तरीके से ट्रीट करो। ठीक है, सो दिस इज नॉट गुड। तो यहाँ पे बताया गया ये जो टिप्पणी है उत्तराखंड में प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण कैंपा के निधि के दुरुपयोग पर सुनवाई के दौरान आई है। आगे बात करते हैं। न्यायमूर्ति बीआर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि आईएएस अधिकारी खुद को आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों से बेहतर समझते हैं, और अगर कोई आईपीएस या फिर आईएफएस अधिकारी कोई निर्णय ले रहा है या फिर कोई काम कर रहा है उस जिले में, तो ये दबाव बनाते हैं उसके ऊपर कि नहीं, आपने जो किया ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था, यहाँ पर देयर शुड बी दिस लाइन, देयर शुड बी दिस रिमार्क्स। तो इस तरीके से वो अपना जो एक कहते हैं ना, बीच बीच में कोई अपनी सुपीरियरिटी झाड़ने के लिए जो चीजें कोशिश करता है, चाहे आप कितना भी अच्छा कर दो, वो कोई ना कोई एक पॉइंट वहां पर निकाल ही लेगा। तो वो कुछ इस तरीके से वहां पर कैंपा प्रोजेक्ट्स को लेकर के हो रहा था। जस्टिन गवई ने कहा कि ये समस्या सभी राज्यों में है। ये तो अभी समस्या हमें कैसे पता चल गई, कैंपा प्रोजेक्ट्स को लेकर के जब मामला बड़ा, चीजें हुई, तब हमें पता चला कि ये सारी चीजें हो रही है। बट ये सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड का मामला नहीं हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बात कहूँ कि हिमाचल प्रदेश या फिर अलग जगह जहां पर पोस्टेड है वहां पर मामला नहीं हो जाता। ये पूरे भारत के राज्यों में हमें देखने को मिलेगा कि इस तरीके से प्रॉब्लम आती है सीनियरिटी और जूनियरिटी को लेकर के। ठीक है, और इससे आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों में नाराजगी बनी ही रहती है, यानी कि उनके बीच में जो क्लैशेस है, हमेशा एक जो तनातनी का माहौल है हमेशा रहता है उस डिस्ट्रिक्ट में लेकर के। कैंपा फंड का दुरुपयोग का क्या मामला था, अब ये भी समझ लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में कैंपा फंड के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। ये फंड ग्रीन कवर बढ़ाने और वन संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था। तो ये जो कैंपा फंड होता है, ये क्या करता है, किसी भी राज्य में हमें ग्रीन कवर बढ़ाना, यानी कि हम कितना वन रोपण कर रहे हैं, वहां पर वन हमें वहां पर बनाने हैं, वृक्ष रोपण करने हैं, तो इसके लिए होता है कि इतने हेक्टर में हमें क्या करना है, वन खड़ा करना है। तो उसके लिए मजदूर, लेबर जो लगेंगे, जो पैसा होगा, वो सारा कैंपा फंड के तहत जाता है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको भ्रष्टाचार से संबंधित एक रिपोर्ट पढ़ाई थी, और इस रिपोर्ट में बताया गया था कि सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार होता है ना, वो जो आपके प्राकृतिक संरक्षण के लिए पैसा आता है, जलवायु परिवर्तन के लिए पैसा आता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए पैसा आता है, इन्वायरमेंट को लेकर के जो पैसा आता है, उनमें ज्यादा भ्रष्टाचार किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो पैसा जितना वहां लगना चाहिए उस जगह पर लगाया ही नहीं जाता है, इसलिए ये समस्या इतनी ज्यादा खड़ी हो जाती है। ठीक है, कोर्ट ने पाया कि इस निधि का उपयोग आईफोन और लैपटॉप जैसे गैर स्वीकार्य वस्तुओं को खरीदने के लिए किया जा रहा है। तो जब आप इस तरीके के चीजों का
प्रयोग कर रहे हो, लाइक आपके पास आया है कि हमें वन रोपण करना है और आपने क्या खरीदा, उससे आईफोन खरीदा, आपने लैपटॉप खरीदा, अपने पर्सनल यूज का सामान खरीदा, देन दिस इज नॉट गुड। अब उसको लेकर के दोनों तीनों जो आईएएस ऑफिसर है, जो आईआरएस है, जो आईएफएस ऑफिसर है, इनके बीच में क्लासेस चलते रहते हैं। पैसा तीनों में डिवाइड होना है, नहीं होना है, किस तरीके से होना है, कौन कितना खा रहा है। अब किसी को ज्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया तो वो चिढ़ गया, ठीक है। अब कोई अगर ईमानदारी से वहां पर काम करना चाहता है तो उसके ऊपर समस्याएं ज्यादा क्रिएट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो ईमानदारी से काम कर नहीं सकता। अगर वो ईमानदारी से काम करेगा तो बाकी लोग उसको काम नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? क्योंकि भाई अगर ये ईमानदारी से काम करे तो फिर हमारे ऊपर क्वेश्चन उठने लगेगा, हमारे पास जो अभी महीने का करोड़ रुपए आ रहा था वो कैसे आएगा। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो जाती हैं। जबकि एथिक्स बहुत पढ़ाई जाती है, पेपर 4 है हमारे पास, बट वो एथिक्स तब तक रहती है जब तक हम इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो बहुत सारे एथिक्स के ई, टी, एच सब अलग अलग हो जाते हैं, वो बिखर जाते हैं। ये निधि मूल रूप से वन संरक्षण गतिविधियों के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन इसे अनुचित उपयोग से पर्यावरणीय उद्देश्यों को नुकसान पहुंच रहा है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस निधि के सही उपयोग को सुनिश्चित करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कदम उठाने को कहा है कि आप ये जो निधि यहाँ पर आप लाते हो, उतना पैसा दे रहे हो इन राज्यों को, यहाँ पर जो भी ऑफिसर्स हैं जब इस तरीके से अपने क्लैशेस में चीजों के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं, सही पैसा उनका नहीं लगा रहे हैं, तो ये सही नहीं है। कैंपा की बात करते हैं। कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटीज कॉल्ड कैंपा। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ कैंपा। कैंपा की अगर हम स्थापना एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये 2004 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य था वनीकरण और वन संरक्षण के लिए प्रतिपूरक निधियों का प्रभावी प्रबंधन करना, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कैंपा की पृष्ठभूमि। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि यदि किसी विकास परियोजना के कारण जंगल नष्ट होते हैं तो परियोजना संचालकों को प्रतिपूरक वनीकरण के लिए धनराशि देनी होगी। यह धन राज्य सरकारों को दिया जाता है, लेकिन इसके प्रभावी उपयोग के लिए कोई स्पष्ट प्रबंधन प्रणाली नहीं थी। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि यह धन सही ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है और इसलिए इस उद्देश्य में एक अलग संस्था बनाने की आवश्यकता हमें है। जब उसके बाद में इन्होंने कैंपा का फॉर्मेशन कर दिया, तो 2004 में जब उनको लगा कि अलग संस्था बनानी चाहिए, तो इन 2004 केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कैंपा की स्थापना कर दी कि नाउ अभी जो हमारा मोटो है तो वी कैन फुलफिल फ्रॉम कैंपा, और अलग से हम कैंपा बना देते हैं जो क्या करेगा, रीफॉरेस्टेशन करेगा। दैट्स वाई कैंपा हमारा आया था। लेकिन इसके बाद जब कैंपा आया तो हमारे जो उद्देश्य थे तब भी पूरे नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हमें जो एग्जैक्टली हमें जो करना था वो ये करना था कि हमें पारदर्शिता लानी थी चीजों में, हमें जवाबदेहिता सुनिश्चित करनी थी, गुड गवर्नेंस की बात थी यहाँ पर। अब अगर हम गुड गवर्नेंस नहीं करेंगे तो हम आपकी अथॉरिटीज है वो बनाते रहें, क्या फायदा होगा उससे? कुछ नहीं होगा। जहां पर स्कैम हो रहे थे वहां पर स्कैम होंगे, भ्रष्टाचार होते ही रहेंगे। बट एक्चुअली हमें क्या चाहिए था वहां पर? मैनेजमेंट, गुड गवर्नेंस चाहिए था। तो शायद इस अथॉरिटी को बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वहां से भी चीजें हो जाती और सही जगह पैसा जहां लगना था वहां लग सकता था, बट ऐसा हुआ नहीं। कैंपा भी बन गया तो भी ये समस्याएं बनी ही रही। कैंपा अधिनियम 2016 आता है। इसके बाद 2016 में संसद ने प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 पारित किया। इस अधिनियम के तहत एक राष्ट्रीय कैंपा, नेशनल कैंपा और राज्य स्तरीय यानी कि स्टेट कैंपा दो आपके बना दिए गए। इसमें प्रतिपूरक वनीकरण के लिए धनराशियों के सही उपयोग, पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई थी। भूमिका प्रतिपूरक वनीकरण, जब किसी औद्योगिक या फिर बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए हम पेड़ों को काटते हैं, हम वनों को काटते हैं। चलिए मैं बात करती हूं, अगर मेरा घर लखनऊ कानपुर हाईवे पे है, ठीक है, तो वहां पर एक जगह है जहां पे मेरा घर बना हुआ है। अब वहां पर जब लखनऊ कानपुर हाईवे बन रहा है तो आप देखोगे कि उधर साइड अगर उसको 4 लेन करना है, 6 लेन करना है, तो वो तो आसपास जो चीजें आते हैं उसको तो वो तोड़ते ही तोड़ते हैं। तो अगर वो किसी का घर तोड़ते हैं तो क्या करते हैं, उनको अलग से उतना जमीन वगैरह देते हैं कहीं पर, यानी कि कंपनसेशन गवर्नमेंट देती है। तो अब जब आप प्राकृतिक नुकसान कर रहे हो, आप गवर्नमेंट से मांगते हो कि मुझे कंपनसेशन चाहिए, आप गवर्नमेंट से कहते हो मेरा घर तोड़ा है, बना करके दो, मैंने बहुत मेहनत करी है। लेकिन जब वही इंडस्ट्रीज बड़े बड़े जंगल काट देती हैं, वही इंडस्ट्रीज जब बड़े बड़े फैक्ट्रीज लगाने के लिए पूरे खेतों को नष्ट कर देती हैं, तब आप क्या, ये जो अथॉरिटी है कहाँ जाती है कि हमें वो जितने वन काटे हैं वो आपको लगाने पड़ेंगे?
गवर्नमेंट से आपने मान लिया, लेकिन आप वापस ये जो वन है वो स्थापित नहीं करोगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितने भी आप पेड़ काट रहे हो इंडस्ट्रियलाइज के लिए, चीजें आपने जंगलों की कटाई करी है, उसके बदले उतने ही क्षेत्रफल में आपको नए पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पर कहा गया है, गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया है, लेकिन अब ये रूल फॉलो कितना होता है, दिस इज क्वेश्चनेबल राइट नाउ। बिकॉज आपने काटा 10 एकड़ और आपने पेपर में दिखा दिया कि भैया हमने लगा दिया 10 एकड़ में जंगल। व्हेन यू आर गोइंग फॉर इंस्पेक्शंस ना, देन आपको रियली पता चलेगा कि शायद वो 2 एकड़ में भी जंगल नहीं बना होगा। इस तरीके से चीजें होती हैं। वन्य जीव संरक्षण, वनों की सुरक्षा और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए विभिन्न योजनाएं यहाँ पर लागू करी जाती हैं। स्थानीय समुदायों की भागीदारी, वन संरक्षण कार्यक्रमों में स्थानीय समुदायों को शामिल कर उन्हें आजीविका के अवसर प्रदान किए जाते हैं। ऑफ कोर्स अगर हमें 10 एकड़ में जंगल लगाने हैं, उसके आसपास के जो गाँव होंगे वहां से लोगों को हम मनरेगा के थ्रू बुलाएंगे और काम देंगे और कहेंगे चलो आप यहाँ पर वृक्षों का रोपण करो, तो आसपास के लोगों को रोजगार मिल ही जाएगा। वन भूमि का पुनर्वास, वन भूमि के पुनरुद्धार के लिए वैज्ञानिक तरीके हमें अपनाने हैं, साइंटिफिक तरीके। उसका पेड़ों में जो कीट हैं वो ना लगे, उसके लिए क्या साइंटिफिक तरीके हो सकते हैं, इस तरीके से। पर्यावरण संतुलन, वनों की रक्षा करके जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने का हमें प्रयास करना है। मैंने इतने टाइम में कभी भी सर्दी में इतनी सर्दी जो गर्मी जैसा फील आता है सर्दियों में, वो कभी नहीं देखा मैंने। फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि ठंड होना बंद हो गई है, क्योंकि पहले इतनी ज्यादा ठंड होती थी ना कि मैं ही खुद इतने कपड़े पहनती थी। लेकिन अब इस बार की जो ठंड मैंने देखी इन दिल्ली, वो मुझे लगा कि नहीं, वाकई चेंज हो रहा है और बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज हुआ है। कि आप देखो कि सर्दियां भी आपने ढंग से 1-2 महीने नहीं झेली होंगी, जहां पर एकदम कड़ाके की ठंड होती है, ठंड लगती है, हमें आग जलाने की जरूरत पड़ती है। नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ी भाई, हीटर की भी जरूरत नहीं पड़ी इस बार। मुझे तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी। ठीक है। महत्व, पर्यावरणीय स्थिरता, वनों का संरक्षण जलवायु परिवर्तन और मिट्टी के कटाव तथा जल संसाधनों के जो प्रबंधन है उसमें मदद करता है। क्यों, आप देखो कि जब नदी होती है तो नदी के किनारे कहते हैं ना कि पेड़ वेड़ वगैरह लगा दो तो गांव बच जाते हैं, बाढ़ नहीं वहां तक नहीं जाती। क्योंकि क्यों, वो जो वन बने हैं ना, वो चीजों को वहीं पर रोक करके रखते हैं। अगर आप ज्यादा वन कटाई करने लगोगे तो आप देखोगे कि जो मिट्टी है वो धंसना शुरू हो जाएगी, मिट्टी कटाव जो कटना है वो शुरू हो जाएगी। तो इससे हम बचा सकते हैं। वन्य जीवों के लिए आश्रय, जंगलों में संरक्षित विभिन्न प्रजातियां जीव जंतुओं के लिए सुरक्षित आवास मिल जाते हैं। हरित क्षेत्र का विस्तार होता है, देश में हरित आवरण बढ़ता है, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार होता है। क्यों, फिर हमें AQI के लिए जो AQI होता है, जिसको बोलते हैं हम एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसके लिए दिल्ली जैसे शहरों में, जो कि देश की राजधानी है, दुर्भाग्य की बात है कि ये ऐसी राजधानी है जहां पर हमारी रहने से हमारे जो कहते हैं ना कि 5 से 10 साल कम हो जाते हैं, ऐसी राजधानी में हम रहते हैं। एंड नाउ इट्स टाइम कि हमें अपनी राजधानी बदलनी चाहिए। एंड बीच में ये आया भी था, बहुत ज्यादा चर्चा में था कि क्या हम राजधानी अपनी बदल सकते हैं, क्योंकि इतना प्रेशर पड़ गया है दिल्ली पे कि यहाँ की AQI को हमें ठीक करने के लिए ग्रैब 1, ग्रैब 2, ग्रैब 3, ग्रैब 4 लागू करना पड़ता है, फिर भी चीजें ठीक नहीं होती। हमने साल भर पटाखों में प्रतिबंध लगा रखा है, फिर भी दिल्ली में शादियां हुई हैं तो पटाखे फूटे हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान, वनीकरण से जुड़े कार्य स्थायी लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है और आप सभी से भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन क्या है, तो कैंपा किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि एवं किसान मंत्रालय। इसका आंसर आपको देना है। और आपसे क्वेश्चन ये है कि भाई आपको क्या लगता है कि हमें ये जो सीनियरिटी जूनियरिटी की चीजें बताई गई हैं, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, IRS ऑफिसर, ये जो होते हैं IFS ऑफिसर के ऊपर करते हैं IS, तो क्या ये सही ऐसे ही हमें बता दिया जाता है या वाकई इसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई देखने को हमें मिलेगी? प्रेशराइज करते हैं, नहीं करते हैं? तो अगर ऐसा कुछ है तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो इससे संबंधित आपकी राय क्या हो जाती है, स्पेशली ये मुझे बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।